देवगढ़ गांव की दोपहरें बड़ी आम होती थी, लेकिन आजकल हवा में एक नई खनक थी। चौपाल पर बरगद की घनी छाव में बैठी औरतें फुसफुसा रही थी। एक ने कहा, सुना है आजकल गांव में एक ऐसा मनियार आता है जिसकी चूड़ियों की खनक से ज्यादा उसकी बातों में जादू है। दूसरी ने हंसकर जवाब दिया, अरे जादूगर नहीं, माधव नाम है उसका। बातें ऐसी करता है जैसे शहद में घुली मिश्री। उसकी चूड़ियां तो बहाना है, वो तो दिलों का सौदागर लगता है। उनकी हंसी में एक इंतजार था, एक उम्मीद थी उस रंगीन दुनिया की जो माधव अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक में भर कर लाता था। वे जानती थी कि वो आएगा अपनी शायराना बातों और कांच की खनखनाती चूड़ियों के साथ, और इस तपती दोपहर में एक ठंडी हवा का झोंका ले आएगा। हवा में चूड़ियों की आवाज नहीं, बल्कि उसके आने की उम्मीद गूंज रही थी। और फिर जैसे उनकी बातों ने ही उसे बुला लिया हो, दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई। माधव अपनी लकड़ी की संदूक उठाए गांव में दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर धूप और मुस्कान एक साथ चमक रहे थे। औरतें उसे देखकर चहक उठीं। माधव ने संदूक नीचे रखी, उसे खोला और रंगों का एक खजाना सामने आ गया। उसने लीला की तरफ देखकर कहा, अरे लीला, तुम्हारे इन मेहनती हाथों के लिए तो इंद्रधनुष भी फीका पड़ेगा। कौन सा रंग सजाऊं? लीला ने मोलभाव करते हुए तपाक से कहा, रंगों की बात मत करो मनियार, दाम बताओ। मेरी मेहनत की कमाई है, तुम्हारी मीठी बातों से पेट नहीं भरता। माधव हंस पड़ा, अरे दाम तो बस एक बहाना है, असली कीमत तो तुम्हारी मुस्कान है जो इन चूड़ियों को पहनने के बाद आएगी। उसकी इस हाजिर जवाबी पर सब खिलखिला उठीं और लीला भी अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाई। अपना सौदा पूरा करके जब माधव कुएं के पास अपनी संदूक बांध रहा था, तो उसकी नजर गांव के जमींदार पर पड़ी। वो दिन की मजदूरी बांट रहा था। माधव ने देखा कि मर्दों के हाथ में कपड़े की एक भारी पोटली दी जा रही थी, जिसमें सिक्कों की खनक दूर तक सुनाई देती थी। फिर लीला की बारी आई। उसने और बाकी औरतों ने दिन भर मर्दों के बराबर ही काम किया था, धूप में पसीना बहाया था, लेकिन जमींदार ने उनके हाथ में बस कुछ खुले सिक्के थमा दिए। मर्दों की पोटली और औरतों के हाथ के चंद सिक्कों का अंतर साफ नजर आ रहा था। माधव के चेहरे से वो चंचल मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसकी तेज निगाहों ने उस नाइंसाफी को तोल लिया था। उसके होठों पर सवाल थे, पर उसने खामोश रहना बेहतर समझा। हवा में सिक्कों की खनक थी, पर अब वो उसे मीठी नहीं बल्कि चुभने वाली लग रही थी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और देवगढ़ की गलियां शांत हो रही थीं, माधव अकेला चल रहा था। अब वो माधव मनियार नहीं, बल्कि मंत्री अमरजीत था, जिसका दिल सवालों से बोझिल था। वो मीठी बातें, वो हसीन जाग, सब कहीं पीछे छूट गया था। उसके दिमाग में बस वो एक ही सीन घूम रहा था, मर्दों के लिए भारी पोटली और औरतों के लिए बस चंद सिक्के। एक ही काम, एक ही मेहनत, पर कीमत में इतना फसला क्यों? क्या ये बस एक जमींदार की मनमानी थी या इस गांव की रीत? उसे लगा जैसे उसके कानों में वो खाली सिक्के बज रहे हैं, इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने तय कर लिया, अब वो सिर्फ चूड़ियां बेचने नहीं आएगा, वो इस क्यों का जवाब ढूंढने आएगा। उसका ये खेल अब एक मकसद बन चुका था। गांव की इस सीधी सादी दुनिया के पीछे छिपे कड़वे सच को जानना अब उसकी जिम्मेदारी थी। अगली बार जब माधव गांव आया, तो उसकी बातों का अंदाज बदल गया था। मिठास वही थी, पर अब उसमें एक मकसद था। उसने लीला को रोककर कहा, लीला, तुम्हारी ये कलाइयाँ देखो कितनी मजबूत है, पत्थर तोड़ सकती है। दिन भर खेत में हल चलाती हो, कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंथती हो। तुम्हारी मेहनत किसी भी मर्द से कम नहीं है, फिर भी तुम हमेशा ये सबसे सस्ती कांच की चूड़ियां ही क्यों खरीदती हो? सोने की न सही, लाख की तो पहन ही सकती हो। उसकी आवाज में अब सिर्फ शरारत नहीं, एक सच्ची जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था, समझना चाहता था। लीला ने उसकी आंखों में झांका। उसे पहली बार लगा कि ये मनियार सिर्फ चूड़ियां नहीं देख रहा, वो उसके हाथों पर पड़े घट्टों को,
उसकी मेहनत को देख रहा है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उसके वजूद पर एक दस्तक थी। लीला ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो इस सवाल का जवाब सदियों से अपने अंदर दबाए बैठी हो। उसने अपनी नजरें झुका ली और बहुत ही सहजता से कहा, यही तो रीत है मनियार जी, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। मर्द की दिहाड़ी मर्द की होती है और औरत की औरत की। हमारे बाप दादा के जमाने से यही चलता आ रहा है। इसे कौन बदल सकता है? इसे बदलने के बारे में तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं। उसके इन शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा ठहराव था, एक ऐसी सच्चाई जिसे उसने अपनी किस्मत मान लिया था। अमरजीत के लिए ये जवाब किसी भी नाइंसाफी से ज्यादा चौंकाने वाला था। जुल्म से बड़ी चीज जुल्म को सहने की आदत होती है। उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई किसी जमींदार से नहीं, बल्कि इस गहरी, जड़ों तक जमी हुई रीत से है, उस सोच से है जो नाइंसाफी को परंपरा का नाम देती है। उस रात देवगढ़ से कुछ दूर एक पुरानी सराय के कमरे में माधव का भेष उतर चुका था। दिए की कापती लौ में मंत्री अमरजीत का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। उसने अपनी रेशमी अंगवस्त्रम को उतारकर एक तरफ रख दिया था और अब वो साधारण कपड़ों में एक आम इंसान लग रहा था। उसने अपनी संदूक से एक नीले रंग की कांच की चूड़ी निकाली और उसे अपनी हथेली पर रखकर घुमाने लगा। ये सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं था, ये लीला जैसी हजारों औरतों की अनकही कहानी थी। यह उस परंपरा का प्रतीक था जो मेहनत को जेंडर से तोलती थी। उसे अपने दरबार की ऊंची दीवारें, सोने के सिंहासन और न्याय के बड़े बड़े ग्रंथ सब बेमानी लगने लगे। असली न्याय तो इन गलियों में खोया हुआ था। गुस्से और बेबसी ने उसे घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि कानून किताबों में नहीं, लोगों की जिंदगी में लिखे जाने चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में माधव का दायरा बढ़ गया। वो सिर्फ चौपाल या कुएं तक ही सीमित नहीं रहा। वो सुबह सुबह बुनकरों की बस्ती में पहुंच जाता, जहां औरतें बारीक धागों पर अपनी आंखें गड़ाए रहती। वो दोपहर में कुम्हारों के मोहल्ले में जाता, जहां औरतें मर्दों के साथ मिलकर चाक घुमाती और मिट्टी के बर्तन बनाती। हर जगह कहानी वही थी, मेहनत बराबर, लगन बराबर, हुनर बराबर। लेकिन जब शाम को मजदूरी मिलती तो तराजू का एक पलड़ा हमेशा मर्दों के हक में झुक जाता। उसने देखा कि यह किसी एक गांव या एक जमींदार की कहानी नहीं है, ये तो पूरे समाज में फैली एक बीमारी थी, एक ऐसी रीत जिसे सबने सच मान लिया था। उसकी संदूक में चूड़ियां कम और लोगों की दुख भरी कहानियां ज्यादा जमा हो रही थी। वो अब सिर्फ एक मनियार नहीं, बल्कि इस खामोश नाइंसाफी का गवाह बन चुका था। एक दिन माधव ने लीला को बहुत परेशान देखा। पूछने पर पहले तो वो टालती रही, पर माधव के अपनेपन ने उसका दिल पिघला दिया। उसने बिना किसी दुख के बस एक सच्चाई की तरह बताया, मेरे बेटे को कल रात से तेज बुखार था। वैद्य जी की दवा के लिए पैसे कम पड़ गए। घर में एक छोटा सा चांदी का पायल पड़ा था, मेरी सास की निशानी। उसे बेचकर दवा लानी पड़ी। उसने ये बातें ऐसे कही जैसे ये बहुत आम बात हो, लेकिन अमरजीत के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। एक माँ को अपने बच्चे की दवा के लिए अपनी मेहनत की कमाई पर नहीं, बल्कि एक निशानी पर निर्भर रहना पड़े। जिस औरत के हाथ पत्थर जैसी मेहनत करते हैं, वो इतने कमजोर क्यों हैं कि अपने बच्चे का इलाज भी न करा सके? उस पल माधव मनियार मर गया। उसकी आंखों में शरारत की जगह एक ठंडी आग जल रही थी। अब ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं थी, ये एक निजी घाव बन चुका था। उसने फैसला कर लिया, देखने का, समझने का वक्त खत्म हुआ, अब वक्त था बदलने का। राज दरबार में सन्नाटा था। सिंहासन पर बैठे महाराज भी ध्यान से सुन रहे थे। उनके सामने उनका सबसे काबिल मंत्री अमरजीत खड़ा था, लेकिन आज वो आंकड़ों और रिपोर्टों की बात नहीं कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और उतनी ही गहराई थी। उसने कहा, महाराज, मैं आज आपको कानून की किताबों से नहीं, जिंदगी से एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी माँ की कहानी
जिसके हाथ दिन भर काम करके पत्थर जैसे हो गए हैं, पर वो अपनी मेहनत से इतने पैसे भी नहीं कमा पाती कि अपने बीमार बच्चे के लिए दवा खरीद सके। उसे अपनी सास की आखिरी निशानी बेचनी पड़ती है। महाराज, हमारा राजकोष सोने से भरा है, पर अगर एक माँ की मेहनत की सही कीमत हम नहीं दे सकते तो ये सारी समृद्धि एक झूठ है। हमारी सल्तनत की असली ताकत उसके खेतों और कारखानों में काम करने वाली ये औरतें हैं। अगर वो कमजोर हैं, तो हमारा राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। उसकी आवाज में माधव की संवेदना और अमरजीत का अधिकार दोनों शामिल थे। अमरजीत के शब्दों ने दरबार में बैठे हर शख्स को झकझोर दिया। महाराज, जो खुद एक न्यायप्रिय शासक थे, इस जमीनी सच्चाई से अनजान थे। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक पल सोचा और फिर एक मजबूत आवाज में ऐलान किया, मंत्री जी, आपने हमारी आंखें खोल दी है। समृद्धि का मतलब सिर्फ खजाना भरना नहीं, बल्कि हर नागरिक को उसका हक देना है। हम आज ही एक नया कानून बनाने का हुक्म देते हैं। पूरे राज्य में ये ऐलान किया जाए कि आज से हर काम के लिए औरत और मर्द को बराबर मजदूरी दी जाएगी। समान काम, समान वेतन, यही हमारे राज्य का नया नियम होगा। दरबार महाराज की जय हो के नारों से गूंज उठा। अमरजीत ने सुकून की सांस ली। उसकी आंखों के सामने लीला का चेहरा घूम गया। उसे लगा जैसे देवगढ़ की उस छोटी सी गली में आज इंसाफ की पहली किरण पहुंची है। कुछ हफ्ते बाद देवगढ़ में फिर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। माधव आखिरी बार उस गांव में आया था, लेकिन आज वो एक सौदागर नहीं, एक खामोश दर्शक था। वो बरगद के पेड़ के नीचे अपनी संदूक के साथ बैठ गया और बस देखने लगा। उसने देखा कि औरतें कुएं से पानी भरकर लौट रही हैं। उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। उनकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। उनकी हंसी पहले से ज्यादा ऊंची और खनकदार थी। वो आज मजदूरी मिलने का दिन था और हवा में कोई शिकायत या मजबूरी नहीं, बल्कि एक हक का इंतजार था। माधव बस मुस्कुरा रहा था। उसने एक क्रांति शुरू की थी, जिसका नायक वो खुद नहीं था। इस कहानी का नायक वो कानून था, जो खामोशी से अपना काम कर रहा था। उसे किसी तारीफ या पहचान की जरूरत नहीं थी। इन औरतों के चेहरे पर आई खुशी ही उसका सबसे बड़ा इनाम था। शाम को जब जमींदार ने मजदूरी बांटी, तो औरतों की आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू थे। पहली बार उनके हाथों में चंद सिक्के नहीं, मर्दों के बराबर भरी हुई पोटलियां थी। लीला अपनी पोटली को बार बार तौल रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी नजर दूर बैठे माधव पर पड़ी। वो दौड़कर उसके पास आई और अपनी कमाई से कुछ सिक्के निकालकर बोली, मनियार जी, आज ये नीले रंग की चूड़ियां दे दो, सबसे महंगी वाली। उसने हंसकर कहा, लगता है तुम्हारी चूड़ियों ने हमारा भाग्य बदल दिया। माधव ने बस एक गहरी, शांत मुस्कान दी। उसने लीला के हाथ पर चूड़ियां पहनाई, सिर झुकाकर उसे नमस्ते किया और अपनी संदूक उठाकर चुपचाप चल पड़ा। उसकी चूड़ियों की खनक धीरे धीरे दूर होती गई और गांव की किंवदंतियों में हमेशा के लिए शामिल हो गई। देवगढ़ की औरतें कभी नहीं जान पाईं कि उनकी जिंदगी बदलने वाला वो मनियार असल में कौन था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।